अगर किसी लिविंग फीमेल के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, कोई मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो हम उसे रेप कहते हैं। ये तो हम सबको क्लियर है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी डेड पर्सन के साथ, किसी डेड बॉडी के साथ अगर यही चीज़ की जाए तो वो आखिर कौन सा क्राइम होगा? क्या इंडियन लॉ इसे डिफाइन करते हैं? वेलकम टू लॉ मंथन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडी एंड अदर ऑक्सिलरी ऑफेंसेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टॉपिक पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, वो है नेक्रोफीलिया। नेक्रो मीन्स डेड बॉडी एंड फीलिया मीन्स अट्रैक्शन और लव। तो नेक्रोफीलिया कंबाइन करके अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है डेड बॉडी के प्रति आकर्षण, है ना, मृत शरीर के प्रति आकर्षण। अब ये आकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्रोफीलिया स्पेशली बात करता है सेक्सुअल अट्रैक्शन के बारे में। नेक्रोफीलिया भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे नेक्रोफीलिया होमिसाइड, जिसमें किसी भी नेक्रोफिलिक के दिमाग में ये रहता है कि अगर वो किसी जीवित व्यक्ति को देखता है तो वो इतना डेड बॉडीज की तरफ अट्रैक्टेड रहता है कि वो उसे मारकर पहले उसकी हत्या करेगा, उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। इसके अलावा एक होता है नॉर्मल, जो ऑलरेडी डेड हैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, और एक होता है फैंटेसी नेक्रोफीलिया, जिसमें नेक्रोफिलिक पर्सन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करता जो हमने पिछले दो में बात करी, वो सिर्फ फैंटेसाइज करता है, बाकी वो करता और कुछ नहीं, सिर्फ फैंटेसाइज करता है। अब ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति नेक्रोफिलिक है। तो अब सवाल ये आता है, क्या नेक्रोफीलिया इंडिया में पनिशेबल है? क्या उसे रेप की कैटेगरी में लाया गया है या लाया जा सकता है? और अगर रेप की कैटेगरी में नहीं तो क्या किसी और ऑफेंस में लाया जा सकता है? सबसे पहले हम बात करें रेप के बारे में। सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड 1860 जो रेप को डिफाइन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेप अगेंस्ट फीमेल को कवर करता है। सबसे पहली बात, वहाँ पर भी लिविंग फीमेल की बात करी है, डेड बॉडी की नहीं। ना तो उसका कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन हुआ है अब तक, ना ही उसकी किसी एक्सप्लेनेशन में या किसी भी बात से हमें ये लगता है कि वो डेड बॉडी को इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले 375 से तो ये बाहर हो गया, 375 इसे इंक्लूड नहीं करता। वो लिविंग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है और स्पेशली फीमेल्स की बात कर रहा है। इसके अलावा एक सेक्शन और है इंडियन पीनल कोड में, वो है सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस भी दो एस्पेक्ट कवर करता है। सबसे पहला मेल और फीमेल, और दूसरा अगेंस्ट द एनिमल। अननेचुरल ऑफेंसेस अगेंस्ट मेल एंड फीमेल एंड अगेंस्ट एनिमल। तो यहाँ पर भी मेल और फीमेल में लिविंग मेल एंड लिविंग फीमेल की बात करी है, डेड बॉडीज के बारे में बात नहीं करी, डिसीज्ड के बारे में बात नहीं करी है। ठीक है, वैसे तो ये स्ट्रक डाउन हो गया है पार्शली, स्टिल अगर ये होता और इसमें इंक्लूड किया जाता और अगर हम इसको इंटरप्रिटेट करते, तब भी उसमें लिविंग मेल और फीमेल है, डेड बॉडी के बारे में या डिसीज्ड पर्सन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो इसके अलावा क्या और कोई सेक्शन है जो ऐसे किसी ऑफेंस को कवर करता है? तो नहीं। आईपीसी, आप पूरी इंडियन पीनल कोड को देख लीजिए, वहाँ पर ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप को कवर करता है। हाँ, इसके अलावा मैंने जैसे ऑक्सिलरी वर्ड यूज़ किया था, हम दूसरे देखेंगे ऑफेंसेस जो एक डेड पर्सन के अगेंस्ट है, डिसीज पर्सन के अगेंस्ट है, उसकी डिग्निटी को, उसके रिस्पेक्ट को और उसकी प्रॉपर्टी को, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर अब क्या? सबसे पहले अब लॉज में और आगे जाने से पहले हम कुछ इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, कुछ केस लॉज के बारे में बात करते हैं कि नेक्रोफीलिया और ये जो आज का टॉपिक है आया कैसे। सबसे पहली बात तो मई 2023 रिसेंटली आपने पाकिस्तान की उस न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहाँ पर एक फीमेल को जो कब्र में थी उसको निकाला गया, उसकी डेड बॉडी को उसके साथ रेप किया गया। ये काफ़ी सुर्खियों में था, आपने सुना ही होगा। वैसे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, इंडिया में भी ऐसा हुआ है। नोएडा के पास निठाई नाम की एक जगह है, वहाँ के आउटर में एक कोठी है, कोठी नंबर 5।
जिसका मालिक मोनेंद्र सिंह पंढेर और उसका एक नौकर सुरेंद्र खोली, ये 2 लोग उस कोठी में ये क्राइम को अंजाम दे गए थे। हुआ ये कि उस एरिया के पुलिस थाने में लगभग 19 मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज थी, जिसका कि कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ना, एक किसी भी मिसिंग कंप्लेंट या एक किसी भी केस से बाकी केसेस अपने आप सॉल्व होते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मई 2006 को नंदलाल नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। इस इन्वेस्टिगेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आया एक ऑटो ड्राइवर, जिसके बयान से इस निठारी कांड तक पुलिस पहुंची है। हुआ ये कि वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को उस कोठी तक छोड़ने गया था। उस लड़की ने कहा था कि मुझे जो भी काम है वो निपटा कर मैं बाहर आ रही हूँ, आप रुकिए, हम वापस साथ में चलेंगे। लेकिन वो लगभग 4 से 5 घंटे तक बाहर नहीं आई। उस ऑटो ड्राइवर ने जब पूछताछ करी तब ये उसे कहा गया कि वो तो ऑलरेडी जा चुकी है। इसके बाद जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई, इस ऑटो ड्राइवर के बयान से पुलिस उस एक मिसिंग कंप्लेंट के बेसिस पर कोठी नंबर 5 तक पहुंची। वहां जाकर सर्च किया गया तो उन्हें क्या देखने को मिलता है, वहां पर कम से कम 16 लोगों के कंकाल मिले। इन 16 कंकालों में से 2 माइनर मेल्स थे, लगभग 9 माइनर फीमेल्स थी और 5 अडल्ट वुमेन थी। वहाँ पर सर्च करने से इसके अलावा पता चला कि वो दोनों एक्यूज जिनके मैंने नाम बताया आपको, वो ऐसे ही बच्चों को बहला फुसला कर किसी और तरीके से उस कोठी में लाते थे। उसके बाद उनको मार डालते थे, उनका मर्डर कर देते थे, उनकी हत्या कर देते थे। उसके बाद उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे। इस चीज़ को वो रिकॉर्ड भी करते थे और उसके बाद उन बच्चों का, उन फीमेल्स का, मेल्स का मांस भी खाते थे और हड्डियों को उनकी कोठी के पीछे बह रही नाली में फेंक देते थे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में वहाँ से कुछ पोर्नोग्राफिक सीडीज, ऐसे कंकाल और ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे, जैसे मेरठ में हुआ था कुछ साल पहले। इसके अलावा गाजियाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके अलावा कोविड 2020 में भी ऐसा ही एक मामला हुआ था, जहाँ पर एक व्यक्ति ने एक महिला को पहले मारा और उसके बाद उसका रेप किया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये नहीं होता, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इसी तरीके से 2 जून 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने भी ऐसा ही एक मामला आया था। कर्नाटक स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट में 21 साल की एक महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले उसे मार दिया गया, उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। ये मामला जब सेशन कोर्ट में गया, रेलेवेंट सेशन कोर्ट में गया, उन्होंने उस एक्यूज्ड को फांसी और रेप 2 ऑफेंस के लिए पनिश किया। जब ये मामला सेशन कोर्ट से कर्नाटक हाईकोर्ट के पास पहुंचा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मर्डर के लिए तो वैसे ही रखा जो सेशन कोर्ट ने दिया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप के मामले में ये कहा कि ये जो ऑफेंस है ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 375 आईपीसी लिविंग फीमेल की बात करता है, डेड के बारे में बात नहीं करता है। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में पहले उस महिला को मारा गया, उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, इसलिए यहाँ पर रेप का चार्ज नहीं बनता है और रेप के मामले में उसे एक्विट कर दिया गया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इट्स हाई टाइम कि अब आप नेक्रोफीलिया को इंडिया में क्रिमिनलाइज करें। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज है जो नेक्रोफीलिया को क्रिमिनलाइज करती है। इन यूके सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2003 सेक्शन 70 punishes necrophilia. In South Africa, Section 14 of Criminal Law Sexual Offences and Related Matters Amendment Act 2007 punishes necrophilia. Similarly, Canada and New Zealand also punishes in their laws necrophilia. तो सेक्शन 375 और 377 की रीडिंग से और इस डिस्कशन से हमें ये तो समझ में आ गया कि सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डेड बॉडी इज नॉट रेप। अब हम डेड बॉडी के अगेंस्ट कुछ अदर ऑक्सिलरी ऑफेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला है डिफेमेशन। सेक्शन 499 एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 भी ये कहता है कि एक डिसीज्ड पर्सन की भी रिस्पेक्ट होती है, अगर उसकी भी मान की आप हानि करते हो तो वो भी पनिशेबल है। इसके अलावा सेक्शन 416 इंडियन पीनल कोड पर्सोनेशन की बात करता है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल। अगर आप
प्रत्युरूपण के द्वारा छल कर रहे हो, आप पर्सोनेट करके अगर आप चीट कर रहे हो और किसी डिसीज्ड पर्सन को आप पर्सोनेट कर रहे हो तो भी वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ डेड मेन्स प्रॉपर्टी, यहाँ पर किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय लॉ कि अगर किसी डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को भी आप मिसअप्रोप्रिएट करते हो विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अलावा सेक्शन 297 इंडियन पिनल कोड भी डिसीज पर्सन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। वो ये कहता है कि अगर आप ट्रेसपास करते हो किसी ऐसी जगह पर जो कि कब्रिस्तान के तौर पर यूज़ की जाती है, जो कि शमशान के तौर पर यूज़ की जाती है, अगर आप वहाँ ट्रेसपास करते हो और किसी डिसीज पर्सन या उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हो, उसकी डिग्निटी को हार्म करते हो तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल 21 को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। आर्टिकल 21 भी एक डिसीज पर्सन की डिग्निटी को उतना ही प्रोटेक्ट करता है। जैसे परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, उसमें भी यही कहा गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 कवर्स राइट टू लाइफ, फेयर ट्रीटमेंट एंड डिग्निटी, और ये डिग्निटी सिर्फ लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बल्कि डिसीज्ड पर्सन तक भी एक्सटेंड करती है। आई होप आज का टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लॉ मंथन। थैंक यू।